नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है हैकर्स के प्रकार की, टाइप्स ऑफ हैकर, अर्थात हैकर कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के काम करते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की। और इस वीडियो के साथ ही हम इस टॉपिक के थ्योरी वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में बात होगी इस टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वह आप तभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मज़े के साथ, मस्ती के साथ सॉल्व कर पाएंगे जब आप हमारी कम से कम इस टॉपिक की सारी वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो आपको सारी सीरीज़ को ही कंप्लीट करना चाहिए ताकि आप बढ़िया तरीके से अपनी यूनिट 9 को तैयार कर पाएँ, जो कि आपके लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बेहद लाभकारी साबित होगी। लगभग 10 प्रश्न इससे आने की संभावना आपके एग्ज़ाम में रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हैकर्स के प्रकार की, टाइप ऑफ हैकर, हैकर के प्रकार। पहले हम नाम जान लेते हैं, फिर एक एक करके विस्तार से इनकी चर्चा की जाएगी। जैसे कि वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर और रेड हैट हैकर। ये तो हो गए दोस्तों 6 टाइप हैकर के। अब हम कर लेते हैं विस्तार से एक एक प्रकार या टाइप की चर्चा। सबसे पहले बात होगी वाइट हैट हैकर की। दोस्तों, वाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर भी कहा जाता है। ध्यान रखें, जो वाइट हैट हैकर है उसे एथिकल हैकर भी कहा जाता है। इसका उपयोग नेटवर्क की कमजोरियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। इन्हें सरकार या किसी संस्था के द्वारा रखा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा कर ली। इनका उपयोग नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाने के लिए करते हैं ताकि उन कमजोरियों को दूर किया जा सके और नेटवर्क की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो जो वाइट हैट हैकर हैं वह क्या करते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसी भी संस्थान की, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, एथिकल हैकर इनको हम कहते हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए ये हैकिंग करते हैं। किसी भी प्रकार के अनएथिकल या अनैतिक कार्य को इनके द्वारा नहीं किया जाता। उम्मीद है वाइट हैट हैकर के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर बारी आती है ब्लैक हैट हैकर की। इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। पहला बिंदु जो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लैक हैट हैकर हैं इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रख लें। इस श्रेणी में आने वाले हैकर गैर कानूनी काम करते हैं। जो वाइट हैट हैकर थे उन्हें हम एथिकल हैकर कहते थे। वह बढ़िया काम करते थे, अच्छे काम करते थे, सिस्टम की खामियों को या कमियों को सामने लाते थे ताकि उन्हें दूर किया जा सके। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वह गैरकानूनी कार्य करते हैं। ध्यान रखें, ब्लैक हैट हैकर को क्रैकर भी कहा जाता है। यह नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर अवैध या इनलीगल काम करते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में अनाधिकृत या अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा ये पासवर्ड ले लेंगे और फिर उसमें अनैतिक या अवैध कार्य करेंगे। पर ये काम करते क्यों हैं? ये आर्थिक लाभ या अपराध के लिए ऐसे काम करते हैं। ठीक, उम्मीद है वाइट हैट हैकर आप समझ पा रहे होंगे कहने का तात्पर्य क्या है। फिर बारी आती है ग्रे हैट हैकर की। तो दोस्तों, नाम से समझ में आया होगा, ये ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर के बीच वाली स्थिति वाले होंगे। यहाँ वही लिखा हुआ है, इस श्रेणी के हैकर ब्लैक और वाइट हैकर्स का मिश्रण होते हैं।
यह अच्छा काम और कभी कभी गैरकानूनी काम भी करते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप कि ग्रे हैट हैकर क्या होता है। ब्लैक और वाइट हैट हैकर का मिश्रण होता है ग्रे हैट हैकर। फिर बारी आती है ब्लू हैट हैकर की। इसके लिए हम ब्लू कलर के पेन का उपयोग कर लेंगे। दोस्तों, ब्लू हैट हैकर सॉफ्टवेयर को उपयोग से पहले उसकी कमजोरियों को उजागर कर सही करने वाले ब्लू हैट हैकर कहलाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर का उपयोग में आने से पूर्व ही ब्लू हैट हैकर क्या करता है, उसकी कमियों को उजागर करता है और फिर सही करने वाले हैकर जो होते हैं कमियों को उजागर करते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं, उन कमियों को कम करते हैं या भरपाई करते हैं उनकी, इन्हें हम कहते हैं ब्लू हैट हैकर। यह अक्सर फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसर मतलब कहीं पर बंध के काम नहीं करते, जिनको काम करवाना होता है पर्टिकुलर काम के बदले ये पेमेंट लेके काम कर देते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी संस्था के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, यहाँ पर फ्रीलांसर जो शब्द है यह हैकर्स के लिए यूज हुआ है। यह किसी के लिए भी, कंटेंट राइटर के लिए, टाइपिस्ट के लिए, डेवलपर के लिए और एडिटर के लिए, किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। फ्रीलांसर मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी फील्ड में मास्टर जो किसी संस्था विशेष के लिए काम नहीं करता। हर कोई व्यक्ति इस व्यक्ति से काम करवा सकता है किसी पर्टिकुलर चार्ज के बदले। इन्हें हम कहते हैं फ्रीलांसर। उम्मीद है ब्लू हैट हैकर आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने देखा था व्हाइट हैट हैकर, एथिकल हैकर कहते थे। फिर बात करी थी ब्लैक हैट हैकर की, इन्हें हम क्या कहते थे, क्रैकर्स भी कहते हैं। फिर बात आई थी ग्रे हैट हैकर की, यह व्हाइट और ब्लू का मिश्रण होते हैं। फिर बात आई ब्लू हैट हैकर की। यहाँ दोस्तों ब्लैक है, फिर ये ब्लू है ना। ब्लू हैट हैकर क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के उपयोग से पहले, इसके उपयोग से पूर्व इसमें जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं उनको दूर करते हैं, उन कमियों को खोज के दूर करते हैं। कौन से हैकर, ब्लू हैट हैकर। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपके लिए बार बार चीज़ों को लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब बारी आती है ग्रीन हैट हैकर की। दोस्तों, इन्हें प्री हैकर कहते हैं। घास अभी हरी हरी है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। प्री हैकर मतलब सीख रहे हैं, है ना, जो हैकिंग को भी सीख रहे हैं, उन्हें हम रखते हैं ग्रीन हैट हैकर की श्रेणी में। फिर बारी आती है रेड हैट हैकर। इनका उद्देश्य वाइट हैट हैकर के समान ही होता है, बस इनका काम करने का तरीका आक्रामक होता है, ठीक। और यह पूरी तरह से ब्लैक हैट हैकर को गिराने में विश्वास करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है जो रेड हैट हैकर्स हैं इनका उद्देश्य वाइट हैट हैकर के समान होता है। जो रेड हैट हैकर हैं वो क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं, एथिकल काम करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका आक्रामक होता है। ये अच्छे काम तो करते हैं लेकिन ब्लैक हैट हैकर को गिराना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस थी, कांग्रेस में दो दल थे, एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो दोस्तों, नरम दल क्या था, आराम से काम करते थे, अपनी मांगों को मनवाने का काम करते थे। लेकिन गरम दल क्या करते थे, इनका आक्रामक अंदाज होता था, लड़ने भिड़ने के मूड में रहते थे। लेकिन इनका अंतिम उद्देश्य तो वही था, देश को स्वतंत्र कराना और देश हित में काम करना, ठीक है। देश की भलाई अंतिम उद्देश्य दोनों का था, लेकिन काम करने का तरीका एक जन का नरम था, एक का आक्रामक था। इसी प्रकार से व्हाइट हैट हैकर और रेड हैट हैकर होते हैं। अब आपको प्रश्न का आंसर देना है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ। आपको इसमें दिनांक भी बतानी है। जब गठन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और कांग्रेस एक कब हुई, किस अधिवेशन में कांग्रेस एक हुई। इन 4 प्रश्न के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। इतिहास से संबंधित चर्चा भी हमने इस वीडियो में थोड़ी सी कर ली, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एक संदर्भ आया था रेड हैट हैकर्स को लेके। इसमें क्या है, व्हाइट हैट हैकर्स के समान इनका काम या इनका उद्देश्य होता है, लेकिन काम करने का तरीका आक्रामक होता है, फाइटर टाइप का होता है, ठीक है। यह पूरी तरह से ब्लैक हैट हैकर को गिराने में, उनकी खटिया खड़ी करने में विश्वास रखते हैं। तो उम्मीद है आपको 6 प्रकार समझ में आए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा व्हाइट हैट हैकर, फिर दूसरा ब्लैक हैट हैकर, फिर तीसरा ग्रे हैट हैकर देखा जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था,
फिर चौथा हमने बात करी ब्लू हैट हैकर की, 5वें नंबर पे हमने बात करी थी ग्रीन हैट हैकर, 6वें नंबर पे बात करी हमने रेड हैट हैकर की। रेड और वाइट इनके उद्देश्य समान होते हैं, बस तरीका अलग होता है। क्या अलग होता है? जो रेड हैट हैकर होते हैं इनका आक्रामक अंदाज होता है और ये बढ़िया तरीके से आराम से नरम रूप से काम करते हैं। ठीक, उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होंगी हैकर के प्रकार के बारे में। अब किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब बारी आती है अन्य प्रमुख शब्दावली की, तो जान लेते हैं एप्लीकेशन गेटवे को। दोस्तों, कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है एप्लीकेशन गेटवे। इन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सेवाएं आदि शामिल हैं। एप्लीकेशन गेटवे क्या करता है? कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू कर देता है। गेट के अंदर आप जाओगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। गेट क्यों लगाते हैं? सुरक्षा के लिए लगाते हैं, तो उसी तरीके से आप समझें। कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा का बंदोबस्त कर देता है एप्लीकेशन गेटवे। इन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट सेवाएं शामिल होती हैं। फिर बारी आती है टाइम बम की। नाम तो सुना ही होगा, टाइम बम। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उस टाइम बम की बात नहीं की जा रही है जिस टाइम बम को निकालने के लिए सनी देओल पूरी बस को लेके समुद्र के किनारे चला गया था। यहाँ पर बात हो रही है इस टाइम बम की, जो कि एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय, घटना या तारीख को सक्रिय होता है। ध्यान रखें दोस्तों, टाइम बम एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है जो किसी विशेष समय या तारीख को या घटना के दरमियान सक्रिय होता है, उसे हम कहते हैं टाइम बम। अब दोस्तों, मूवी की बात हुई थी, तो उस मूवी का नाम भी आप हमें कमेंट में बताएं कि किस मूवी की मैंने बात की जिसमें सन्नी देओल एक बस को, रेड कलर की बस होती है जिसमें अभी अभी पेंट हुआ होता है, और कार के ऊपर से चढ़ाता हुआ सीधा पानी में जंप करवा देता है। तो उस मूवी का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बारी आती है लॉजिक बम की। भाई, लॉजिक बम क्या है? यह एक कोड होता है दोस्तों जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है और जो अनुकूल परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाता है। इसे हम कहते हैं लॉजिक बम। लॉजिक बम क्या है? एक कोड है जो कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है और जो अनुकूल परिस्थितियां, जब नुकसान पहुंचाने के लिए अनुकूल या लॉजिकल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, तब यह दोस्तों सक्रिय हो जाएगा और हानिकारक प्रभाव आपके कंप्यूटर में डाल देगा। इसे कहते हैं लॉजिक बम। फिर बारी आती है अवेज ड्रॉपिंग की। दोस्तों, इसका उच्चारण आप खुद कर लें, मुझे ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ रही ये चीज़ें। अवेज ड्रॉपिंग, इसमें दोस्तों अटैकर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी करता है। दोस्तों, इतना बस आप समझ लें कि इस प्रकार से कुछ शब्द लिखा आ जाए अवेज ड्रॉपिंग टाइप, तो इसमें क्या होता है? अटैकर्स भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी करता है। फिर बारी आती है छद्मवेश की। छद्मवेश क्या होता है? इसमें अटैकर दोस्तों एक बहरूपिया वाला रूप ले लेगा, वैलिड यूजर का नाटक करता है कि भाई मैं वैलिड यूजर हूं लेकिन होता तो नहीं है, और अवैध रूप से विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है। मतलब समझ रहे हो, घर का मालिक नहीं है लेकिन घर के मालिक का रूप धारण करके बहरूपिया के रूप में आएगा और सारे अधिकार प्राप्त कर लेगा, फिर उनका गलत उपयोग करेगा। इसे कहते हैं छद्मवेश। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी और फिर इस ही वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी एक्ट 2000 की, वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। इस अधिनियम में हम जानेंगे कि यह अधिनियम किस दिनांक को लागू हुआ, कुल कितनी धाराएं हैं, मुख्य धाराओं की हमें चर्चा करनी है, इसमें दोस्तों अध्याय कितने हैं, कुल अनुसूचियां, इन सब के बारे में हमें संक्षिप्त में चर्चा करनी है। तो दोस्तों, जो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट 2000 है वह 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ। ध्यान रखें, 17 अक्टूबर सन 2000। पहले यह अधिनियम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल था, वहाँ पर आपको काफ़ी विस्तार से इसका अध्ययन करना होता था। अब सिलेबस से इसको हटा दिया गया, लेकिन हमें एक नया टॉपिक यूनिट 10 के रूप में
मिला है, यूनिट 9 के रूप में मिला है दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो फिर हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस पर भी सरसरी निगाहों से एक बार अध्ययन कर लें। इसमें कुछ 94 धाराएं हैं दोस्तों, ध्यान रखें। आईटी एक्ट में कुल 94 धाराएं हैं और कुल मिलाकर 13 अध्याय हैं, जिसमें 94 धाराएं बटी हुई हैं और कुल 4 अनुसूचियां हैं। महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, 17 अक्टूबर सन 2000 यह अधिनियम लागू किया गया। फिर ध्यान रखें दोस्तों, 94 धाराएं इसमें हैं, 4 अनुसूची और 13 अध्याय हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों समाचार के पन्नों से। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, जिसे शॉर्ट में हम आईटी एक्ट भी कहते हैं, कि धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोक का आदेश दिया है। कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आप मुकदमा नहीं चलाएंगे। यह सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और उनके पुलिस बलों को कहा है। किस धारा के तहत आईटी अधिनियम की, तो वह धारा है 66A। इसको आप ध्यान रख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस अधिनियम की। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पहली बार संशोधन वर्ष 2008 में किया गया। ध्यान रखें, लागू हुआ 17 अक्टूबर सन 2000 को। पहली बार संशोधन किया गया वर्ष 2008 में, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2011। यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश किस सन में आए, तो 2011 में आए। क्या सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम कब आए? वर्ष 2011 में आए। फिर सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम फिर से 2018 में आए। याद रखें दोस्तों, जो पहली बार संशोधन हुआ था आईटी एक्ट में, कब? 2008 में। उसमें संशोधन करके धारा 66A को जोड़ा गया था। ध्यान रखें, जो 66A की चर्चा हमने इस न्यूज़ वाले सेक्शन में करी, उस धारा 66A को 2008 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संशोधन में जोड़ा गया था। कब पारित हुआ दोस्तों पहली बार ये, मतलब यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ। बार बार मैं आपसे ये डेट बोल रहा हूँ ताकि यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर फिर से लिख दिया गया 2 बार, 17 अक्टूबर 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू किया। कुल 94 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? 4 अनुसूचियां हैं। कितने अध्याय हैं कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें। थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा करी। एक बार या सबसे पहले संशोधन कब हुआ? 2008 में हुआ, ऊपर लिखा हुआ है। फिर 2015 की बात आती है दोस्तों। 2015 में क्या हुआ? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट की धारा 2000, दोस्तों आईटी एक्ट की धारा 2000 नहीं, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया गया। इसे जोड़ा कब गया था? 2008 के संशोधन में और 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख धाराओं की। यहाँ पर एक तरफ धारा का नाम और दूसरी तरफ उसका विवरण दिया हुआ है। एक एक करके क्रमशः हमें इनकी चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 3 से। दोस्तों धारा 3 में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो दोस्तों वही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आप डिजिटली स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप जिन्हें सेव करके रखते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है
धारा 3 संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर से। आपको ध्यान रखना है, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, धारा 3। फिर धारा 48 की बात आती है, साइबर अपील अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है धारा 48 में। यहां पर आप शिकायतें वगैरह करा सकते हैं। धारा 48 साइबर अपील अभिकरण की स्थापना की बात करता है, ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात करता है। फिर बारी आती है धारा 65 की, कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़, इसके संबंध में है धारा 65। धारा 3 हमने देखी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल वैधता या डिजिटल सिग्नेचर की वैधता से संबंधित है। धारा 48 में अपीली अधिकरण की बात करी गई है, अपीली अधिकरण स्थापना का प्रावधान किया गया है धारा 48 में। फिर धारा 65 क्या कहती है, कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ के संबंध में धारा 65 का उपबंध किया गया है। ध्यान रखें, धारा 65 है कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ से उपबंध में। यदि कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए ऊपर कार्यवाही धारा 65 के अंतर्गत की जाएगी। फिर धारा 66A, दोस्तों 66 की तो पूरी सीरीज है, 66A, 66B, C, D, E, F। तो फिर 66A क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से संबंधित प्रावधान धारा 66A में है। आप ऐसा याद रखें, धारा 66A में क्या है, आपत्तिजनक कंटेंट। ठीक, ए से आपत्ति, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। धारा 66B संसाधनों की चोरी का प्रावधान है, ध्यान रखें, बी का संबंध है चोरी से। धारा 66B याद कैसे रखोगे, इसका संबंध है चोरी से। अब चोरी किस चीज की होगी, संसाधनों की होगी। बी से होता है भागना, ऐसा लिखते हैं ना, BHAGNA, भागना। तो बी फॉर भागना, भागता कौन है, चोर, चोरी करके भागते हैं कि नहीं भागते हैं। इस प्रकार से आप याद रखें, 66B का संबंध है चोरी से। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। धारा 3 में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता का प्रावधान है। धारा 48 में साइबर अपील अभिकरण या साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का या एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन है। धारा 65 में क्या है, कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ के संबंध में बात करी गई है। धारा 66A, ए से आपत्तिजनक कंटेंट। ठीक, धारा बी देखा हमने, धारा 66B मतलब भागना, भागेगा कौन, चोर भागेगा। क्यों भागेगा भाई, संसाधनों की चोरी कर ली। इस प्रकार से निमोनिक्स बनाकर आप याद करें, ठीक, ताकि आप एग्जाम में यदि सीधा याद ना कर पाए तो आप किसी भी प्रकार से जोड़ के तोड़ के आंसर तक पहुंच जाए। यही आपका अंतिम उद्देश्य है, आपका प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बारी आती है धारा 66C की। यहां पर पहचान चोरी करने पर दंड के प्रावधान की बात करी गई है। किस धारा में, धारा 66C में। सी से आप याद रखें चेहरा। ठीक, अब चेहरा छुपाएगा इंसान तो पहचान में नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा। तो जब भी आपको धारा 66C दिखाई दे, आप सी से चेहरा याद रखें, और चेहरा मतलब चेहरा छिपाने की बात हो रही है, मतलब पहचान चोरी पर दंड का प्रावधान किस में है, धारा 66C में है। फिर 66D, कंप्यूटर के प्रयोग करके छल करने पर दंड का प्रावधान। छल का मतलब होता है दोस्तों धोखा। ठीक है, छल का मतलब होता है धोखा, और DHOKA का मतलब होता है धोखा। तो D मतलब 66D किससे संबंधित है, धोखा देने से संबंधित है, छल करने से संबंधित है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। हमने चर्चा कर ली धारा 66D की। छल करने पर दंड का प्रावधान है धारा 66D में। छल मतलब धोखा करने पर दंड का प्रावधान है धारा 66D में। फिर बारी आती है धारा 66E की। तो एकांतता भंग करने पर दंड का प्रावधान धारा 66E में है। ठीक, धारा 66E। एकांत दोस्तों ए से होता है, लेकिन आप ई से याद कर लेंगे तो आपको इसको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ई फॉर एकांत कर लें तो धारा 66E, एकांतता भंग करने पर दंड का प्रावधान। फिर धारा 66F, इसमें साइबर आतंकवाद के लिए दंड का उपबंध है। अब दोस्तों भारत में आतंकवाद कहां से आता है,
विदेश से आता है। कहाँ से आता है? विदेश से आता है। विदेश को इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन। तो धारा 66 एफ का संबंध कहीं ना कहीं फॉरेन से होगा। फॉरेन से हमारे देश में क्या आता है? आतंकवाद आता है। आप इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान से याद करने का प्रयास करें, चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे, जल्दी सी चीज़ें आपको याद होंगी। अब हमने एक बार देख लें कौन कौन सी धाराएं देखी हैं 66 वाली सीरीज में, आपको याद हुई कि नहीं? धारा 66 ए देखा हमने। ए को हमने याद किया था, ए पर आपत्तिजनक, मतलब आपत्तिजनक कंटेंट से संबंधित धारा है 66 ए। फिर हमने बात करी थी धारा बी की। बी मतलब भागना। भागोगे कब? जब चोरी करोगे, है ना। बी से होता है भागना। भागोगे कब? जब चोरी करोगे। तो किसकी चोरी? संसाधनों की चोरी। ठीक, तो 66 बी में हो गया संसाधनों की चोरी। फिर हमने देखा था 66 सी को। सी मतलब चेहरा। चेहरे से इंसान की पहचान होती है, तो मतलब पहचान छुपाने से संबंधित धारा है धारा 66 सी। फिर बारी आई थी 66 डी की। डी मतलब धोखा, मतलब धोखा या छल से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 66 डी है। फिर धारा 66 ई, एकांतता दोस्तों ए फॉर होता है, लेकिन हमने ई फॉर बात करी थी। ई फॉर एकांतता कर दिया था हमने, तो एकांतता भंग करने के लिए धारा 66 ई है। फिर हमने देखा था धारा 66 एफ को। एफ मतलब फॉरेन, और फॉरेन से क्या आता है? आतंकवाद आता है। तो साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान है धारा 66 एफ में। इस प्रकार से हमने धारा 66 की पूरी सीरीज को देखा था, जितनी इस पुस्तक में हमारे लिए बताई गई हैं। फिर धारा 67 की हम चर्चा कर लेते हैं। धारा 67 अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन करने के लिए दंड का प्रावधान है। 67 में अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करते हो तो दंड की प्रावधान की बात करी गई है। फिर 67 ए और 67 बी भी हमारे सामने है। 67 ए क्या कहता है? कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। और 67 बी कहता है बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण करने पर दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों जो धारा 67 है, आप ऊपर ऊपर सबसे पहले ध्यान रखें इसका संबंध अश्लीलता या कामुकता से है, ताकि और कोई ऑप्शन आपको दिखे तो आप 67 के कंटेक्स्ट में कम से कम उन्हें तो एलिमिनेट कर ही दें। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि धारा 67 का संबंध अश्लीलता या कामुकता से है। ठीक, तो जो तीनों धाराएं होंगी आपको उनको इसी सबसे रिलेट करना होगा यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं तो। अब फिर बात आती है धारा 67 की। तो धारा 67 ओवरऑल बोल रही है इलेक्ट्रॉनिक रूप से यदि आप अश्लील सामग्री का प्रकाशन करते हो तो पिटाई हो जाएगी, दंड मिल जाएगा। पिटाई जरूरी नहीं है, दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, जो भी प्रोविजन होंगे वो सारे हो सकते हैं। ठीक, धारा 67 कहती है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिकली आप पब्लिश नहीं कर सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते, या करोगे तो फिर दंड भुगतने तैयार हो जाओ भैया। ठीक है, ये बोलती है धारा 67। फिर 67 ए क्या बोलता है? कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान। दोस्तों जी वैसी फंस रही है बोलने में तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। 67 ए, क्योंकि रात बहुत हो गई है, नींद थोड़ी सी ज़्यादा आ चुकी है, तो बोलते बोलते जीभ लड़खड़ा रही है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है और आपने ही कहा है कि सर 10 मई तक एनी हाउ आप इस सीरीज को कंप्लीट करें, तो बस उन्हीं प्रयासों में मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो 67 ए कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रशासन के लिए, फिर से ऐसा हो गया है ना, कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए, किस चीज के लिए? प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान। कौन सी धारा? 67 ए। 67 बी क्या कहती है? बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण करने पर दंड का प्रावधान। बच्चों को भेजोगे तो भयंकर पिटाई लगेगी। ठीक, ये बोलती है धारा 67 बी। ठीक, सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखा? अश्लीलता और कामुकता से संबंधित धारा 67 है। 67 में लिखा है अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करोगे तो पिटाई हो जानी है, दंड मिल जाना है, पहली चीज। 67 ए क्या बोलता है? कामुकता वाली सामग्री का प्रकाशन। 67 बी क्या कहता है? बच्चों को अश्लील अवस्था वाली आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन आप नहीं कर सकते। और धारा 73 की बात हम कर लेते हैं अंत में, तो ये डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान। भाई कैसे डिजिटल सिग्नेचर? फर्जी डिजिटल सिग्नेचर। भाई सही करोगे तो क्यों फिर दंड मिलेगा आपको? सही काम के लिए दंड मिल रहा होता तो फिर तो अराजकता पूरे देश में फैली होती, अपराध हो रहे होते, क्योंकि फिर वो उनमें दंड नहीं मिलता। ठीक, तो फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रावधान प्रकाशन करने पर आपके लिए दंड मिलेगा धारा 73 में।
हमने कौन कौन सी धाराओं की बात करी, उम्मीद है इतनी बार रिवाइज कर लिया हमने, आपको याद हो ही गई होंगी। धारा 3 में सबसे पहले आपको आंख बंद करके सोचना है। धारा 3 में हमने बात करी थी, मेरे सामने खुला है लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ, मुझे तक याद होगी पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि पढ़ाने में सिर्फ टीचिंग पे फोकस होता है, याद करने पे नहीं होता। तो मुझे तक याद यदि होगी तो आपको तो याद हो ही जानी चाहिए। धारा 3 में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित प्रावधान, आपको आसपास का भी याद आएगा, आपका काम चल जाएगा। फिर हमने 48 में बात करी थी कि साइबर अपील अधिकरण की स्थापना, ऐसा कुछ, तो बिल्कुल सही है, साइबर अपील अधिकरण धारा 48 में है। फिर 65 में हमने बात करी थी, एक धारा थी ऐसी इसमें कंप्यूटर छेड़छाड़, तो 66 में ऐसा था नहीं, 67 में तो कामुकता अश्लीलता है, 73 में डिजिटल सिग्नेचर यदि आप फर्जी प्रकाशित करते हो तो दंड का प्रावधान है, तो बची 65। गिनी चुनी धाराएं हमने देखी हैं, 3, 48, 65, 66, 67, 73, 3-4 धाराएं देखी हैं, तो आप एलिमिनेट आराम से कर ले जाओगे दोस्तों। 65 में क्या है, कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़। फिर आ गई 66 की सीरीज, ए फॉर आपत्तिजनक कंटेंट, बी फॉर भागना, क्या करके भागना, चोरी करके भागोगे तो काय की चोरी करोगे, संसाधनों की। सी फॉर चेहरा, चेहरे से पहचान आती है और पहचान की चोरी धारा 66 थी। डी फॉर धोखा, धोखा मतलब छल करोगे मान लो आप, तो दंड का प्रावधान 66 डी। ई फॉर एकांतता भंग करना, दोस्तों इसको ध्यान से याद करना, ई फॉर एकांतता पढ़ लिया, ए फॉर होता है AKANT करके आप याद करना, ठीक है, एकांत को, ठीक। तो ई फॉर किया है हमने तो उसको अब ध्यान रख लेना है। धारा 66 ई मतलब एकांतता भंग करने पर दंड का प्रावधान। एफ मतलब फॉरेन, और फॉरेन से आतंकवाद आता है, हमारे देश में खुद के लोग आतंकवाद क्यों फैलाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो 66 एफ मतलब साइबर आतंकवाद, इसको आप ध्यान रखें। पूरी टेक्निक हमने डेवलप करी है, निंजा टेक्निक बोलना चाहिए दोस्तों, इतनी सारी धाराएं आपको एक साथ याद हो रही हैं, यदि हो रही हैं तो कमेंट में बताएं कि सर मजा आ गया आपकी इस टेक्निक से, ताकि आगे भी हम वीडियो बनाएंगे तो इस प्रकार के प्रयोग करने का प्रयत्न करते रहेंगे। फिर धारा 67 आती है, अश्लीलता कामुकता से संबंधित है। 67 क्या बोलती है, अश्लील कंटेंट प्रकाशित कर दिया तो फिर सुताई हो जानी है बढ़िया तरीके से। धारा 66 ए क्या बोलती है, कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री प्रकाशित करोगे तो पीटे जाओगे, मतलब दंड का प्रावधान दोस्तों, पीटे जाओगे वगैरह मैं बोल रहा हूँ, तो समझे दंड का प्रावधान, ठीक है। फिर धारा 66 बी, बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री भेजते हो या प्रसारित करते हो तो भी फिर सुताई होनी है आपकी, ठीक। फिर धारा 73 ने क्या बोला, फर्जी डिजिटल सिग्नेचर के प्रकाशन पर भी आपको दंड मिलना है। तो इस प्रकार से आप निमोनिक्स बना के याद करेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी और आप अपने एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि हम इस प्रकार के प्रयास आपके लिए निरंतर करते रहें। नहीं तो फिर हम उसी ट्रेडिशनल पैटर्न पर आपको पढ़ाते रहेंगे, फिर ये है, ये वो है, फिर आप अपने हिसाब से याद करते रहना। यदि आपको तरीका सही लगा तो कमेंट में एक बार हिंट जरूर कर दें, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे हमारा कि हाँ सर ये तरीका बढ़िया लगा, तभी तो हम उसको आगे ले जा पाएंगे। बिना आपके अनुमति के या आपके सपोर्ट के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो आपके लिए है तो आपके हिसाब से होना चाहिए। अपने हिसाब से मैं बना भी दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा, आपका क्या फ़ायदा, ठीक। फिर बारी आती है साइबर अपराध रोकने के लिए संचालित संस्थाएं, सम्मेलन और अभियान की, ठीक है। हमें बात करनी है साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, यदि सम्मेलन हुए हैं तो कहाँ कब किस प्रकार से हुए हैं, अभियान हुए हैं तो कौन से अभियान हुए हैं साइबर अपराध को रोकने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जिसकी चर्चा हमने विस्तार से करी है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें हमने कौन कौन सी धाराएं देखी, एक बार नाम बस लिख लेते हैं। धारा 3 देखी थी जो थी डिजिटल सिग्नेचर से लेकर, है ना। धारा 48 देखी थी, अभिकरण के गठन की बात की गई थी। धारा 65 देखी थी, छेड़छाड़, किससे छेड़छाड़, कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़। फिर धारा 66 में हमने ABCDEF देखी थी। धारा 67 67A 67B देखी थी। धारा 73 देखी थी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, किस धारा का संबंध किससे है। अब तो आप अपने एग्जाम तक नहीं भूलने वाले, यदि भूले तो एक बार और आप रिवाइज कर लेना, इस पुस्तक से रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। पुस्तक को आप परचेज कर लें, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। नहीं तो फिर वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज कर लें। पुस्तक परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आपको आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर ये पुस्तक आसानी से मिल जाएगी। बहुत बढ़िया पुस्तक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये बनाया गया था किसे, साइबर अपराध को रोकने के लिए।
इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने, अपराध को कम करने के लिए कब 10वां डेट, 10 तो नहीं 5-6 बार तो मैंने आपको बताया होगा, 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू किया गया आईटी एक्ट 2000। भारत सरकार द्वारा इसे अधिनियमित लागू किया गया। ठीक है, अधिनियमित दोस्तों संसद करती है, अधिनियम बनाती है, बिल पारित करती है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर मिल जाते हैं तो अधिनियम बन जाता है। भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया। इस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास कर लें। तो आप फिर कमेंट करेंगे सर आपने ऐसा बोल दिया था। देखिए भाई, बिल पेश हुआ संसद में, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, या पहले राज्यसभा में हुआ फिर लोकसभा में हुआ, फिर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, उसके बाद बनता है अधिनियम। ठीक है, क्लियर। उसके पहले बिल रहता है वो। और ये कब लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000 को हुआ। फिर बारी आती है बुडापेस्ट कन्वेंशन की। दोस्तों, साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे 2001 में हस्ताक्षर कर 2004 में लागू किया गया। ध्यान रखें, बुडापेस्ट कन्वेंशन कब लागू हुई? 2004 में लागू हुई। हस्ताक्षर कब किए गए? सन 2001 में किए गए। क्यों है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए है। दोस्तों, प्रश्न 100 आने एग्जाम में। बुडापेस्ट कन्वेंशन दोस्तों, एनवायरनमेंट से मत लगा देना आप आंसर, ठीक, क्योंकि ऐसी कन्वेंशंस के नाम जो मिलते हैं अधिकतर सुनने के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, तो आप आंख बंद करके एनवायरनमेंट लगा दे तो फिर आपका अनर्थ होने से कौन रोक पाएगा? बताइए। चिल्ला चिल्ला के आपसे बोल रहे हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन हस्ताक्षर हुए सन 2001 में, लागू हुई सन 2004 में, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, फिर बारी आती है भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की, CERT-IN, मतलब शॉर्ट में कहते हैं CERT-IN की, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, सीधे फुल फॉर्म से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है कौन सी? CERT-IN, जिसकी स्थापना 2000 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 2004 में की गई दोस्तों, ध्यान रखें। 2000 मैंने इतनी बार बोल दिया, आईटी एक्ट 2000 मुंह से 2000 निकल गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। ध्यान रखें, CERT-IN की स्थापना वर्ष 2004 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको आपको ध्यान रखना है। CERT-IN की स्थापना 2004, मुख्यालय नई दिल्ली। नोडल एजेंसी है किसके लिए? फिशिंग और हैकिंग जैसे साइबर खतरों से निपटने के लिए। कौन? CERT-IN, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। दोस्तों, इनका फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, इतना बस कर दें फिर आपकी खटिया खड़ी एग्जाम में हो जाए। कंप्यूटर, E फॉर इमरजेंसी, R फॉर रिस्पांस, T फॉर टीम, IN फॉर इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। स्थापना 2004, मुख्यालय नई दिल्ली। उम्मीद है क्लियर होंगी चीजें। फिर बारी आती है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की, I4C की। ठीक है दोस्तों, 2018 से गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ध्यान रखें, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। आप ध्यान रखें, इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। I4C 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। दोस्तों, मैं इसके उद्देश्य को इस तरीके से पढ़ने लग गया, इंडियन साइबर क्राइम को ऐसा रोकने, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ही लिखा हुआ है, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर दोस्तों, डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग। भाई, डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या है? 2018 में साइबर सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ध्यान रखें दोस्तों, डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग का संबंध है साइबर सुरक्षा से, और 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, I4C इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में ही। इसके द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना हुई थी गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2019 को साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत हुई। किसके अधीन है ये? गृह मंत्रालय के अधीन है। क्या? राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। कब शुरू हुआ? 2019 में शुरू हुआ। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत।
फिर बारी आती है SAI की, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, आर्मी के द्वारा 2020 में जारी साइबर सुरक्षा से संबंधित मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ध्यान रखें दोस्तों, SAI क्या है? मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, आर्मी के द्वारा जारी हुआ था 2020 में, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। फिर आती है बात साइबर सुरक्षा नीति की। भारत सरकार द्वारा दोस्तों साइबर सुरक्षा नीति 2013 और 2020 में लाई गई। प्रश्न आएगा कब कब लाई गई साइबर सुरक्षा नीति? तो 2013 और 2020 में लाई गई। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों आपको आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा, तो परेशान ना हो, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है वीडियो बनाते बनाते, इसलिए शायद हो सकता है कुछ चेंजेस आपको मिले। थोड़ी सी नींद भी आ रही है और फिर गला उस तरीके से सपोर्ट भी नहीं कर रहा कि लगातार बात की जा सके। तो स्पष्ट रूप से आपको यदि चीज़ें समझ में ना आए तो उसके लिए फिर से एक बार माफ़ी चाहते हैं। अब इस वीडियो को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक। साइबर सुरक्षा नीति वर्ष 2013 2020 दो बार कौन लाया? भारत सरकार लाई। ठीक। फिर बारी आती है ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल। यार ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल क्या है? ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश का ऑनलाइन सेफ्टी बिल जनवरी 2022 में लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी बिल। दोस्तों आपके एग्जाम में पूरा लिखा नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी बिल, आपके एग्जाम में कितना आएगा भाई? ऑनलाइन सेफ्टी बिल किस देश ने लागू किया 2022 में? तब आपको आंसर करना होगा ऑस्ट्रेलिया ने किया। फिर COCON, ये कुकून क्या है दोस्तों? केरल सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन है। भगवान दोस्तों, ये वार्षिक सम्मेलन है कुकून, COCON, वार्षिक सम्मेलन है, हर साल होता है मतलब। ठीक। किसके द्वारा आयोजित होता है? केरल सरकार के द्वारा आयोजित होता है। इतना आप ध्यान रख लेंगे तो फिर आपका जीवन सफल हो जाना है, यदि ऐसा प्रश्न आ जाना है तो। ठीक। फिर बारी आती है साइबर सुरक्षित भारत पहल की। इसे किसने लागू किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया। दोस्तों पहले लॉन्च होती है, लागू नहीं होती, इस बात को आप ध्यान रखें। टंग स्लिप हो गई मेरी। ठीक। लागू तो अधिनियम नियम होते हैं, पहल तो दोस्तों प्रयास होते हैं, इनको लॉन्च कर देते कि हमें इस चीज़ की पहल करनी है। सक्सेसफुल हुई तो बढ़िया है, अनसक्सेसफुल हुई तो फिर से प्रयास करेंगे। हार नहीं मानना है, इसी प्रकार से आपको भी हार नहीं मानना है, निरंतर मेहनत करना है जब तक कि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। साइबर सुरक्षित भारत पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना या सुदृढ़ बनाना है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षित भारत पहल का उद्देश्य। इस कार्यक्रम के 3 स्तंभ हैं: जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब समझते हैं आपको? क्षमता, हिम्मत टाइप है ना। शिक्षा, एजुकेशन, जागरूकता, अवेयरनेस। ठीक। तो साइबर सुरक्षित भारत पहल के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं? ध्यान रखना है, जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। इन 3 स्तंभों को आपको ध्यान रखना है। किसके हैं? साइबर सुरक्षित भारत पहल के हैं। फिर बात कर लेते हैं समाचार के पन्नों से। तो दोस्तों साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन कुकून COCON के नाम से जाना जाता है। 4 से 7 अक्टूबर 2023। दोस्तों 2022 होना चाहिए, 23 तो अभी चल रहा है और अक्टूबर आएगा 2-4-5 महीने बाद, है ना, अभी नहीं है, चिंता मत करें। तो 4 से 7 अक्टूबर 2022 को कोच्चि में आयोजित किया गया। कोच्चि कहाँ है? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बता दें। ठीक। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं दोस्तों। तो IPC की धारा 420, 463, 499 को हम देखेंगे। IPC की धारा 420 क्या कहती है? फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड। 420 करना सीधी सी बात है, बोलते थे पहले समझ नहीं आता था, फिर अब समझ में आया, ऐसी धारा बनी हुई है इसलिए बोलते 420 मत करो, क्योंकि IPC की धारा है धोखेबाजी करना, घपला करना, है ना, इसको कहते हैं 420। ठीक। तो फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड है IPC की धारा 420 में। 463 क्या बोलता है? फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, और हमने वहां पर धारा 63 पढ़ी थी IT एक्ट की, वो कौन सी थी? वो भी फर्जी डिजिटल सिग्नेचर के प्रकाशन से संबंधित थी। तो यहाँ पर 463 जो है फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल से संबंधित है, 463। और वहां पर ये 73 धारा थी IT 2002 में, 2002 नहीं सॉरी दोस्तों, IT 2000 में, वह किससे संबंधित है? वह फर्जी डिजिटल सिग्नेचर के प्रकाशन से। ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। फिर धारा 499
ईमेल के माध्यम से धमकी भरे मैसेज भेजने के लिए 499। ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको, जितना याद हो उतना सफिशियंट है, जितना है पर्याप्त है, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। ध्यान रखें 420 फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड है। मेरा तो फर्ज है बार बार बोलना, ध्यान रखें, लेकिन आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि लोड लेने से ज़्यादा प्रेशर से दिमाग से चीज़ें बाहर जाने लगती है। इसलिए बिल्कुल हल्के होकर, खुश मन से, प्रसन्न चित्त होकर पढ़ाई करनी है तो करते रहें। धारा 420 कहती है फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड। इससे संबंधित धारा 420 आईपीसी की बात चल रही है, इंडियन पीनल कोड, लॉर्ड केनिंग के टाइम की, याद है वायसराय लॉर्ड केनिंग, 1859-60 के आसपास की बात चल रही है। बात तो अभी की चल रही है, उस समय बनाई गई थी, ठीक, आईपीसी, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। फिर धारा 463 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल से संबंधित है, और धारा 499 ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजने से संबंधित है। फिर बारी आती है साइबर अपराध के प्रकार की। दोस्तों, आर्थिक अपराध में क्या होता है? सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, स्पूफिंग। सामाजिक अपराध में क्या होता है? साइबर बुलिंग, साइबर वॉरफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लेम, आइडेंटिटी थेफ्ट। तकनीकी अपराध में क्या होता है? स्पैम, कुकीज, डाटा डिडलिंग, बग, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, रूट किट्स। दोस्तों, इन सब की चर्चा हमने विस्तार से करी है कि किस टर्म का, किस कीवर्ड का क्या मतलब होता है। आप यदि पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको इन सारे कीवर्ड्स की विस्तृत वर्णन की प्राप्ति हो जानी है, ठीक, तो पिछले वीडियो जरूर देखें। आर्थिक अपराध में क्या होता है? जैसे फ्रॉकी वगैरह मारेंगे, पायरेसी को चुरा के बेच देंगे मार्केट में, उसको बेनिफिट हो गया। स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग, सलामी हमला, इन सब से आर्थिक अपराधों को अंजाम दिया जाता है। सामाजिक अपराध क्या है? साइबर बुलिंग, साइबर वॉरफेयर, लड़ाई झगड़े वाली चीज़, साइबर पोर्नोग्राफी, उल्टी सीधी एक्टिविटी करा देना, फ्लेम मतलब वही उल्टे सीधे अपशब्द कह देना, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब पहचान चोरी, है ना। तो ये सब साइबर अपराध में, कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हैं इनका। फिर तकनीकी अपराध में दोस्तों स्पैम, जो टेक्निक से संबंधित है, कुकीज़, बार बार चीज़ें, मतलब आपने एक बार कुछ सर्च किया फिर आपको वही वही सजेशन में आना, डाटा डिडलिंग, बग, फिशिंग मतलब फंसाना, डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब ट्रैफिक क्रिएट कर देना तो आप पहुंच ना पाओगे जल्दी से, या वेबसाइट पर पहुंच पर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा। रूट किट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं टेक्निकल अपराध में, इतना आपको ध्यान रखना है, और सारे कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। आप समझेंगे, 4 विकल्प आपको मिलेंगे, निम्न में से कौन सा तकनीकी अपराध है। अब 3 विकल्प होंगे आपके पास, ऐसे साइबर बुलिंग, वारफेयर, पायरेसी टाइप के, और एक होगा फिशिंग, तो आप ऑटोमेटिकली आंसर कर देंगे फिशिंग। बस थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए चीज़ों के प्रति, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके एग्जाम में लिखा है सामान्य अध्ययन। जनरल चीज़ें पूछी जानी है, स्पेसिफिक या सुपर स्पेशलाइजेशन पर इनको नहीं जाना है, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रखें, आपका काम चलेगा। फिर बारी आती है एग्जाम हेल्प की। एन्क्रिप्शन सबसे पहले, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डेटा को पहचानने योग्य या एन्क्रिप्टेड रूप में बदला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर डेटा को ना पहचानने योग्य होना चाहिए, पहली चीज़। इसका उपयोग सामान्यतः संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को कोड फॉर्म में बदल दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, जिससे कि वही पहचान पाएगा जो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, हर व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। तो इनक्रिप्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डाटा को ना पहचानने योग्य या एन्क्रिप्टेड रूप में बदला जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फिर बारी आती है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की। दोस्तों, सिमेट्रिक एल्गोरिथमिक क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट है जो डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक कुंजी का उपयोग करता है। इसके उदाहरण है ब्लूफिश और टूफिश। इतना आप ध्यान रखें। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या है? कुछ नहीं है, यह सिमेट्रिक एल्गोरिथमिक क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट है, प्रोग्राम का एक समूह है। क्या? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जो क्या करता है, जो डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक कुंजी का उपयोग करता है। क्या? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसके उदाहरण है ब्लूफिश और टूफिश। इतना आप ध्यान रखें। अब चर्चा करते हैं ब्लूफिश की। दोस्तों, यह ससम्मित उपकरण संदेशों को 64 बिट ब्लॉक में बांटता है। क्या? ब्लूफिश यह सम्मित उपकरण संदेशों को 64 बिट ब्लॉक में बांटता है और इन्हें व्यक्तिगत रूप से एनक्रिप्ट करता है। यह एक सार्वजनिक डोमेन है जिसका उपयोग मुख्यतः ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सुरक्षित भुगतान और पासवर्ड प्रबंधन टूल में किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ब्लूफिश की बात की जा रही है।
फिर बारी आती है टूल फिश की। यह लाइसेंस फ्री ससम्मित इंक्रिप्शन है। क्या टूल फिश? यह ब्लो फिश की कमी को पूरा करता है। यह 128 बिट डेटा ब्लॉक को डिस्क्रिप्ट करता है और डेटा को 16 राउंड में इनक्रिप्ट करता है। दोस्तों डिक्रिप्ट होना चाहिए यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लास्ट में वीडियो को बनाने में आई। आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके लिए एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगते हैं। और यदि वीडियो से आपको बेनिफिट हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारा सपोर्ट कर दें। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अधिकतम लोगों तक शेयर करके, जो आपकी तरह MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दुनिया को भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का लाभ हो। यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तभी आप ऐसा करें, ठीक? तो बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इस टॉपिक से संबंधित। तो जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे, सारे वीडियोस देख लें ताकि इनमें आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।